नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं का देखिए नागरिक शास्त्र का पाठ क्रमांक 4 है भारत की न्यायपालिका। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भारत की न्यायपालिका इस पाठ के प्रश्नों के स्वाध्याय के उत्तरों की जानकारी मैं देने वाला हूं। इसका लेखन किया गया है, उसका वाचन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करके सुनाने वाला हूं। तो पहला प्रश्न आता है कि कानून की आवश्यकता क्यों है। कानून की आवश्यकता क्यों है, तो आइए हम देखते हैं कि देश में कानून की आवश्यकता क्यों है या कानून की आवश्यकता क्यों होती है। तो उत्तर है, देखिए, कानून के कारण विचार, कानून के कारण विचार, दृष्टिकोण और संस्कृति की भिन्नता वाले समूहों के बीच शांति एवं सद्भाव की स्थापना की जा सकती है। सामाजिक न्याय और समता स्थापित की जा सकती है। दुर्बल वर्गों, महिलाओं, बच्चों आदि को संरक्षण मिलता है। स्वतंत्रता, समता, लोकतंत्र जैसे मूल्यों का संरक्षण होता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है। सामाजिक स्वास्थ्य की स्थापना में मदद मिलती है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से हमें कानून की आवश्यकता होती है। अब प्रश्न दूसरा आता है। प्रश्न दूसरा हम देखते हैं। प्रश्न दूसरा है कि निम्न विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। तो पहला है, देखिए, रिक्त स्थान है। कानून की निर्मिति रिक्त स्थान द्वारा की जाती है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है विधानमंडल, दूसरा पहला आ है विधानमंडल, ब है मंत्रिमंडल, क है न्यायपालिका और ड है कार्यकारिणी मंडल। तो इस रिक्त स्थान में विधानमंडल जो पहला पर्याय है, इसका विधानमंडल ये पहला पर्याय जो है सही है। तो वाक्य को फिर से हमें लिखना रहेगा। उत्तर हम लेखन करेंगे कि कानून की निर्मिति विधानमंडल द्वारा की जाती है। तो विधानमंडल शब्द जो है हमने इसमें रिक्त स्थान में भरा है, उसके नीचे इस तरह से 2 लाइन हमें खींच देंगे। तो उत्तर हो गया कि कानून की निर्मिति विधानमंडल द्वारा की जाती है। दूसरा देखते हैं। दूसरा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति रिक्त स्थान करते हैं। इसमें विकल्प है। पहला विकल्प आ है प्रधानमंत्री, ब है राष्ट्रपति, क है गृह मंत्री और ड है मुख्य न्यायाधीश। तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। वाक्य को फिर से हमें लिखना है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति के नीचे इस तरह से ये रिक्त स्थान में भरा गया। अब हम प्रश्न तीसरा देखते हैं कि तीसरे रिक्त स्थान में क्या आएगा। प्रश्न तीसरे में पहला ही रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान है, देखिए, पहला, द्वारा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है। इसमें 4 विकल्प आते हैं। पहला विकल्प आ है प्रधानमंत्री, ब है राष्ट्रपति, का है सामाजिक संस्था और ड है न्यायालय। तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा जो है न्यायालय द्वारा होती है। तो इस रिक्त स्थान के अंतर्गत न्यायालय पहले ही इसमें ड वाला जो है सही है, न्यायालय। तो न्यायालय भरेंगे और न्यायालय द्वारा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है। तो इस तरह से विकल्पों को सही ध्यान से पढ़ करके हमें रिक्त स्थानों को भरना है। अब हम आगे देखते हैं। प्रश्न दूसरा देखते हैं। इसके अंतर्गत प्रश्न दूसरा है, निम्न संकल्पनाएं स्पष्ट करो। और इसमें पहला है न्यायालयीन पुनर्विलोकन। तो इसका उत्तर हम देखते हैं कि संविधान देश का कानून होता है। संविधान देश का कानून होता है। इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी उच्चतम न्यायालय की है।
संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिससे संविधान का उल्लंघन हो। संविधान विरोधी किसी भी नीति को कार्यकारी मंडल स्वीकार नहीं कर सकता। यदि विधानमंडल द्वारा पारित किए गए कानून अथवा कार्यकारी मंडल द्वारा अपनाई गई नीति या आदेश से संविधान का उल्लंघन होता है तो उच्चतम न्यायालय को ऐसे कानून, नीति अथवा कृत्य को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय के इस अधिकार को न्यायालयीन पुनर्विलोकन कहते हैं कि उच्चतम न्यायालय के इस अधिकार को न्यायालयीन पुनर्विलोकन कहते हैं। अब दूसरा देखते हैं कि दूसरे टिप्पणी हमें किस पर लिखना है। दूसरा आता है जनहित याचिका कि जनहित याचिका किसे कहते हैं या इसका क्या मतलब है। तो आइए हम देखते हैं जनहित याचिका। जनहित याचिका, इसका परिचय हम करते हैं। जिसमें संपूर्ण जनता का हित निहित होता है, जिसमें संपूर्ण जनता का हित निहित होता है, ऐसे सार्वजनिक प्रश्नों को हल करने के लिए जनता की ओर से न्यायालय में दायर की जाने वाली याचिका को जनहित याचिका कहते हैं। इसे हम फिर से देखते हैं कि जिसमें संपूर्ण जनता का हित होता है, ऐसे सार्वजनिक प्रश्न को हल करने के लिए जनता की ओर से न्यायालय में दायर की जाने वाली याचिका को जनहित याचिका कहते हैं। ऐसी याचिका कोई भी नागरिक, सामाजिक अथवा गैर सरकारी संगठन न्यायालय में दायर कर सकता है। विस्थापितों का पुनर्वसन, पर्यावरण संरक्षण, दुर्बल वर्ग का संरक्षण आदि प्रश्नों के संदर्भ में न्यायालय में जनहित याचिका दायर हुई है और संबंधित व्यक्तियों अथवा संगठन को न्याय मिला है। ऐसी याचिका को दायर करने में खर्च नहीं लगता और न्याय भी तुरंत मिलता है। तो इस तरह से ये जनहित याचिका के बारे में आपने परिचय प्राप्त किया। अब हमें टिप्पणी लिखना है। टिप्पणी में हमें फौजदारी और दीवानी कानून के बारे में टिप्पणी लिखना है। तो पहले हम देखते हैं कि दीवानी कानून क्या है। तो हम दीवानी कानून के बारे में परिचय प्राप्त करते हैं कि दीवानी कानून किसे कहते हैं। दीवानी कानून, उत्तर देखिए, दीवानी कानून और फौजदारी कानून एक कानून पद्धति की दो शाखाएं हैं। मुख्य रूप से संपत्ति संबंधी कानूनों का समावेश दीवानी कानून में होता है। लोगों के अधिकारों का हनन करने वाले विवाद दीवानी कानून के अंतर्गत आते हैं, जैसे जमीन, भाड़ा पट्टा, विवाह विच्छेद आदि से संबंधित विवादों की याचिका दीवानी न्यायालय में दायर की जाती हैं, तो इसे हम दीवानी कानून कहते हैं। अब हम देखते हैं कि फौजदारी कानून क्या है। तो फौजदारी कानून के बारे में परिचय प्राप्त करते हैं कि फौजदारी कानून पर टिप्पणी लिखने आता है तो आप किस तरह से लिखेंगे। कानून की दो पद्धतियां हैं, दीवानी और फौजदारी। तो दीवानी कानून का आपने देखा है। अब हम देखते हैं कि फौजदारी कानून क्या है। तो इस पर टिप्पणी लिखना रहे तो किस तरह से लिखना होगा, देखते हैं। अपराध संबंधी कानूनों का समावेश फौजदारी कानून में होता है। चोरी, डकैती, दहेज के लिए शारीरिक यातनाएं देना, हत्या आदि गंभीर स्वरूप के अपराधों को फौजदारी कानून के सहारे हल किया जाता है। इन अपराधों के लिए सबसे पहले पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट अर्थात FIR दर्ज करानी पड़ती है। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अपराधियों की जांच करती है। जांच करने के बाद पुलिस फौजदारी अदालत में मुकदमा दायर करती है।
अपराध सिद्ध हो जाने पर अपराधियों को कड़ी सजा दी जाती है। तो इस तरह से आपने दीवानी और फौजदारी कानून के बारे में परिचय प्राप्त किया कि भारत देश में कानून की दो पद्धतियां हैं, एक दीवानी और दूसरी फौजदारी। टिप्पणी लेखन के अंतर्गत दूसरी टिप्पणी हमें लिखना है न्यायालयीन सक्रियता के बारे में कि न्यायालयीन सक्रियता है क्या। आइए हम देखते हैं कि न्यायालयीन सक्रियता क्या है। इसका उत्तर देखिए, कानून के आधार पर न्याय प्रदान करना न्यायालय का काम होता है, परंतु न्यायालय की इस पारंपरिक छवि में अब परिवर्तन हुआ है। आधुनिक काल में सामाजिक न्याय और समता स्थापित करने के लिए न्यायालय भी अपने निर्णयों के माध्यम से सक्रिय दिखाई देते हैं। समाज के दुर्बल वर्गों, महिलाओं, आदिवासी, मजदूर, किसान और बच्चों को समय समय पर कानून का संरक्षण देने का प्रयास न्यायालय ने किया है। बलात्कार पीड़ित महिलाओं और कुपोषित बच्चों की उपेक्षा के विषय में न्यायालय ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। जनहित याचिकाओं पर निर्णय देते समय भी न्यायालय की सक्रियता दिखाई देती है। कानून का अर्थ लगाते समय और संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए न्यायालय अक्सर दिखाई देते हैं। तो इस तरह से न्यायालय जो है सक्रियता के साथ अपना काम करता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न चौथा देखिए आता है, निम्न प्रश्नों के उत्तर हमें संक्षेप में लिखना है कि समाज में कानून की आवश्यकता क्यों होती है। इसके पहले भी हमने देखा कि कानून की आवश्यकता क्यों होती है या कानून क्यों जरूरी है। अभी दूसरा प्रश्न आ गया लिखने के लिए कि समाज में कानून की आवश्यकता क्यों होती है। तो उत्तर हम देखते हैं, समाज में भिन्न भिन्न विचारों, दृष्टिकोणों, विश्वास और संस्कृतियों के जनसमूह और व्यक्ति रहते हैं। कानून के आधार पर इनके बीच के संघर्ष और विवाद को शांत किया जा सकता है। कानून के आधार पर ही सामाजिक न्याय और समता की स्थापना की जा सकती है। समाज के दुर्बल वर्गों, दिव्यांगों, महिलाओं, बच्चों आदि को संरक्षण और न्याय मिल सकता है। स्वतंत्रता, समता, लोकतंत्र जैसे मूल्यों का लाभ कानून के कारण ही लोगों को मिल सकता है। कानून के कारण ही लोगों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण होता है। कानून का राज स्थापित होने पर किसी की तानाशाही नहीं चलती। इसलिए समाज में कानून की आवश्यकता होती है कि समाज में तानाशाही को खत्म करने के लिए कानून अति आवश्यक है। दूसरा प्रश्न है, देखिए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय के कार्य स्पष्ट कीजिए कि उच्चतम न्यायालय के क्या कार्य हैं। उत्तर देखिए, उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित कार्य हैं, केंद्र शासन और एक या अधिक घटक राज्यों के बीच के विवादों तथा दो या दो से अधिक घटक राज्यों के बीच के विवादों को हल करना, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, अपने तथा कनिष्ठ न्यायालय के निर्णयों पर पुनर्विचार करना, सार्वजनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर राष्ट्रपति द्वारा परामर्श मांगे जाने पर उन्हें परामर्श देना। तो ये सारे काम जो हैं उच्चतम न्यायालय के हैं। अगला प्रश्न इसी के अंतर्गत तीसरा प्रश्न आता है। तीसरा प्रश्न है, देखिए भारतीय न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो उत्तर है, देखिए कि भारतीय न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। और वे प्रावधान कौन से हैं उसका मैं वाचन आपको करके बता रहा हूं और उसका लेखन आपको करना पड़ता है प्रश्न जब आता है। तो उत्तर है, देखिए उच्च तथा उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाने के कारण उनकी नियुक्तियों के विषय में कोई राजनीतिक दबाव नहीं होता। दूसरा,
न्यायाधीशों को उनकी सेवा की गारंटी दी गई है। सामान्य कारणों तथा राजनीतिक उद्देश्यों से उन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता। तीसरा मुद्दा है, देखिए, न्यायालयों के न्यायाधीशों को भारत की अर्जित निधि से वेतन दिया जाता है। इस विषय में चर्चा करने का अधिकार संसद को नहीं है। चौथा देखिए, न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना करना न्यायालय की अवमानना मानी जाती है और इसके लिए संबंधित व्यक्ति को सजा दी जाती है। तो इस तरह से भारत न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए ये सारे प्रावधान जो हैं संविधान में लिखित किए गए हैं। देखते हैं प्रश्न 5वां जो है, निम्न सारणी पूर्ण करना है कि न्यायपालिका की संरचना किस तरह से होती है। तो भारत की न्यायपालिका की संरचना देखिए, न्यायपालिका की संरचना उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय का भाग जो है मुख्य न्यायाधीश हैं, उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश, और जिला न्यायालय जो है जिला न्यायाधीश होते हैं। और अगला प्रश्न है, देखिए, भारत की कानून पद्धति की शाखाएं। तो आपको जानकारी हो गई है कि भारत में कानून की 2 पद्धतियां हैं, एक दीवानी कानून और दूसरा जो है फौजदारी कानून। और अगला प्रश्न है, देखिए, कि भारतीय न्याय व्यवस्था ने इनकी रक्षा की है कि भारतीय न्याय व्यवस्था जो है किसकी रक्षा करता है। तो देखिए, भारतीय न्याय व्यवस्था जो है व्यक्ति के स्वतंत्रता की रक्षा, संघराज्य की रक्षा, संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की रक्षा। तो भारतीय न्याय व्यवस्था ने इन सब की रक्षा की है। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप भारत के न्यायपालिका की जानकारी प्राप्त करिए, कानून की आवश्यकता क्यों होती है और न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों होती है, कानून कितने प्रकार के होते हैं। इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जा रहा है। न्यायालय की सक्रियता क्या है, उच्चतम न्यायालय के कार्य क्या है, न्यायपालिका का पुनर्विलोकन क्या है, फौजदारी कानून और दीवानी कानून क्या है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से दिए गए स्वाध्याय का वाचन करिए, लेखन करिए, भारतीय कानून पद्धति के बारे में जानकारी प्राप्त करिए। और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।